नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, जो भी आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है गाइज, उसमें जितने भी आपके फॉर्मूलाज होंगे, जो भी आपके शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी, हम इस सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, आज आपका सीरीज का लेक्चर 1 है, तो इसमें आपके कुछ फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे और आगे भी जो आपके लेक्चर्स आएंगे उसमें भी आपके बचे हुए फॉर्मूलाज को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जितना भी हमने इस वीडियो में फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है गाइस, आप इस पे अगर आप क्वेश्चंस करने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो जो भी फॉर्मूलाज हम इसमें डिस्कस करेंगे उसमें से ऑलमोस्ट मान लीजिए 50 से 100 आपके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एक भी फॉर्मूला मिस मत करिएगा। फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी मैं आपको डिटेल उसकी बताऊंगा, जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है, उसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, ये है आपका डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला क्या होता है गाइस आपका? समेशन ओवर आई एफ आई माइनस पी आई डॉट डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो आपका एफ आई है गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स यहाँ पे बोला जाएगा। मतलब कि जो बाहर से आपका फोर्स अप्लाई किया जाता है वो आप यहाँ पे एफ आई बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपके पास पी आई डॉट है गाइस, इसको हम इफेक्टिव फोर्स बोल सकते हैं। और ये जो आपका पी आई डॉट है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ये आपका अगर पी आई डॉट देख रहे हैं तो टी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और ये इफेक्टिव फोर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स ही होता है, इसलिए यहां पे एक अलग नाम इसको दिया गया है, इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका डेल आर आई है गाइस, इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना गाइस, ये एक्चुअल में नहीं होता है, ये एक तरीके से हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ये वर्चुअली पॉसिबल है, रियलिटी में ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसलिए बोल सकते हैं ना गाइस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट हो गया, किसी कंडीशन को अगर हम एनालाइज करने जाते हैं तो कई बार ऐसा आपको लगता है कि वहां पे मूवमेंट हुई है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे टाइम कांस्टेंट होता है और आपका मूवमेंट नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस यहाँ पे आपका लैग्रेंजियन है। लैग्रेंजियन आप जानते हैं, लैग्रेंजियन को क्या बोला जाता है? इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से इसको बोला जा सकता है, और लैग्रेंजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है गाइस। ठीक है, ये जो आपका टी है इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ये जो आपका वी है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं गाइस। ठीक है, आपके पास जो लैग्रेंजियन है ये कुछ फंक्शंस पे डिपेंड करता है। वो क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे कि क्यू जे होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, फिर क्यू जे डॉट होता है जनरलाइज वेलोसिटी, टी आपका टाइम। तो याद रखना है कि जो हमारे पास लैग्रेंजियन है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। बेसिकली वो दो चीजों पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास जो क्यूजे है ना गाइस, क्यूजे एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और अगर आप अपना क्यूजे डॉट निकालेंगे तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट पहले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो क्यूजे डॉट है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं क्यूजे डॉट निकालना चाहता हूं, जनरलाइज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो मुझे पहले से क्यूजे पता होना चाहिए, तभी आप अपना जनरलाइज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक तरीके से देखा जाए तो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, तभी हमारे पास हैमिल्टोनियन की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये जो एक डिपेंडेंसी है ना गाइस, यही इसको फेल कर देती है और हमारे पास एक नए कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाती है, तब जाके हम यहाँ पे हैमिल्टोनियन पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे पास जो लैग्रेंजियन होता है वो जो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? आपका क्यूजे, क्यूजे डॉट और टी पे ये आपका डिपेंड करता है, जिसमें कि क्यूजे डॉट एक तरीके से डिपेंडेंसी को शो करता है, और इसी डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए एक नए कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक नए वेरिएबल की जरूरत पड़ी, जिसको कि हम पीजे से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यूजे डॉट था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? पीजे से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास एक नए तरीके का फॉर्मुलेशन आ जाता है, जिसको कि हम हैमिल्टोनियन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
हैमिल्टोनियन हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है गाइस? आपका क्यूजे पे डिपेंड करता है, पीजे पे डिपेंड करता है और आपका टी पे डिपेंड करता है। क्यूजे आपका फिर से वही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, पीजे आपका जनरलाइज मोमेंटम बोल सकते हैं या फिर कॉन्जुगेट मोमेंटम भी बोल सकते हैं या फिर कैनोनिकल मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। टी आपका यहाँ पे टाइम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया टी आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, पी आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है गाइस। अगर हम हैमिल्टोनियन की बात करें तो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू वही H इज इक्वल टू टी प्लस वी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है गाइस, इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, H से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू टी प्लस वी। तो याद रखना है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन लैग्रेंजियन के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पे जो आपका फॉर्मूला है टी माइनस वी होता है गाइस। तो ये बस इसी का फॉर्मूला होता है, ये किसी के साथ इक्वल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी टी डेल एल अपॉन में डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन में डेल क्यू जे इक्वल टू 0, ठीक है। याद रखिएगा इसकी हमारे पास ना जो भी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा लैग्रेंजियन पे ध्यान देना पड़ेगा कि लैग्रेंजियन में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए लैग्रेंजियन है, उसमें अगर एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे L इज इक्वल टू हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ की x स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बस हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो मतलब क्या होगा, हमारे पास जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होगा बस एक इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका d अपॉन डी टी है, डेल एल अपॉन में डेल क्यू जे डॉट, ये जो क्यू जे डॉट है ना गाइस, वही जनरलाइज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम अपना जो एल है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे जो एल है क्यूजे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, मतलब कि कोऑर्डिनेट जो आपका होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो आप इसको डेल एल अपॉन में डेल एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में एक बार बात करेंगे, फिर डेल एल अपॉन में डेल एक्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो आप उसको वहां पे कैलकुलेट करके फिर अपना जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिए जो मैंने आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन बताया गाइस, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यू बदली जा सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्यूजे डॉट और क्यूजे दिखेगा, ये कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि क्यू के डॉट और क्यू के दिखे, क्यू आई डॉट और क्यू आई आपको दिखे, ठीक है ना, या फिर एक्स डॉट वाई डॉट कुछ भी यहाँ पे दिख सकता है, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो मेरे पास ये जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है एक्स और एक्स डॉट दिया है गाइस, तो आपका जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होगा बस एक्स का बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, अगर लैग्रेंजियन में मान लीजिए हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x भी दिख रहा है और आपका y भी दिख रहा है, तो अब जो आपका लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, दो आपके यहाँ पे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दो इक्वेशन क्या बन सकते हैं गाइस, सीख लीजिए थोड़ा सा। डी बाई डी टी, एक तो जैसे आपका एक्स डॉट के लिए बनाएंगे हम, ठीक है, फिर इक्वेशन 1 हो जाएगा, फिर y के लिए भी ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिख रहे हैं, मतलब कि दो आपके कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, तो इसीलिए हर एक कोऑर्डिनेट का स्पेशल एक इक्वेशन ऑफ मोशन ही हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको दो बार कैलकुलेट किया है गाइस, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा कोऑर्डिनेट के कारण तीन तीन भी बनाए जा सकते हैं गाइस। अगर आप 3 डायमेंशन में जाएंगे तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने पड़ते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको आइडिया जरूर लग गया होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, आपका हैमिल्टोनियन जो आपका कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके जो फॉर्मूलाज है क्या क्या होते हैं आपके पास। पहला जो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप इसको चाहो तो बोल सकते हैं। पहला क्या है आपका क्यूजे डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन में डेल पीजे, और आपका सेकंड वाला क्या है पीजे डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन में डेल क्यूजे, ठीक है। ये आपके दो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसका हमने हाल ही में डेरिवेशन भी किया था गाइस। अगर आपको इसके डेरिवेशन की ज़रूरत है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसका कंप्लीट डेरिवेशन देख सकते हैं, जिससे कि सेमेस्टर्स में जो लिखना पड़ता है आपके एग्जाम्स में, वो आपके लिए हमने बता रखा है। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, आप सेमेस्टर्स में कैसे लिखना है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसी हिसाब से हम बात करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें अपना पहले से हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, अगर हम हैमिल्टोनियन जानते रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम आपको L दे रहे हैं, वैसे ही आपको क्वेश्चंस में H भी दिया जा सकता है, और उसके बाद H को कैलकुलेट हम जैसे कर रहे हैं, उसके बाद अपना उसकी मदद से QJ डॉट और आपका PJ डॉट हम कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आपका अगर H मान लीजिए है, जो भी आपको मोमेंटम होगा उसके रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको QJ डॉट मिल जाएगा, मतलब कि जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। फिर आपके पास जो हैमिल्टोनियन है उसको अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर जो भी आपका पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको अपना जो पीजे डॉट है वो भी मिल जाएगा गाइस। ठीक है, ये जो आपका पीजे डॉट होगा आप इसको चाहो तो इफेक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैथमेटिकली अगर चाहें थोड़ा सा थियरी के हिसाब से तो हम इसको अपना इफेक्टिव फोर्स ही बोलेंगे, क्योंकि पीजे डॉट का मतलब डी पी जे अपॉन में डी टी, क्योंकि हमारे पास जो कैनिकल मोमेंटम है उसका टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हुआ है गाइस। ठीक है, तो ये ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन इसके आगे जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, ये जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं या फिर जो कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख रहे हैं, इनकी जरूरत थोड़ा सा जब आप यूज करेंगे तब ज्यादा पड़ती है। जैसे कि जो आपका आंसर आ रखा है ना, तो आप देखेंगे कि जो आंसर आ रहा है किस टर्म्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको कई बार जो क्वेश्चन होता है गाइस, आपका मान लीजिए क्यूजे डॉट में पूछ दिया गया तो आप उसको क्यूजे डॉट वाला पूरा पोर्शन देख लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका पीजे वाला है वो पूरा पोर्शन आप रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पीजे के फॉर्म में पूछ दिया गया या फिर पीजे डॉट के भी फॉर्म में पूछा जा सकता है आपका जो आंसर हो। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक तरह से इक्वेशन है यहीं से रिप्लेस किया जा सकता है, इसी को थोड़ा सा इक्वेट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि भाई हम अपना पीजे डॉट को कैसे रिप्लेस करें, या फिर क्यूजे को कैसे रिप्लेस करें, क्यूजे डॉट को कैसे रिप्लेस किया जाए, या फिर पीजे को कैसे रिप्लेस किया जाए, ये सारी चीजें आपको यहीं से पता चलेंगी। ठीक है, तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लीजिएगा गाइस। आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे इसमें आप ऑलरेडी फंस चुके हैं। ठीक है, तो याद से एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हैमिल्टन्स कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर हैमिल्टोनियन कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं गाइस, हमारे पास कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है गाइस कि हमारे पास ना लैग्रेंजियन दिया रहता है और बोला जाता है कि आप वहां से हैमिल्टोनियन निकालिए। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में पहले से ही हैमिल्टोनियन दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको लैग्रेंजियन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है गाइस, क्या है? अगर आपके पास हैमिल्टोनियन दिया रहेगा तो लैग्रेंजियन के लिए L इज इक्वल टू समेशन ओवर क्यू आई डॉट पी आई माइनस एच। तो ये आपका अगर हैमिल्टोनियन दिया रहेगा तब आप L निकालने के लिए यूज करेंगे, लेकिन जब आपके पास लैग्रेंजियन दिया रहेगा हैमिल्टोनियन निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, H इज इक्वल टू समेशन क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। ठीक है, आप यहाँ पे L की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे H की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये टर्म्स दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे समेशन इसलिए लगाया गया है। मान लीजिए कई बार जो आपका कोऑर्डिनेट होता है अगर एक से ज्यादा हुआ तो आपके पास ये जो क्वेश्चन होगा पूरा बदल जाएगा। मान लीजिए जैसे कि दो कोऑर्डिनेट में दे रहा हूं, Q1 डॉट आपका Q1 हो गया एंड Q2 डॉट एंड Q2, तो दो कोऑर्डिनेट यहां पे दिख रहे हैं गाइस। तो इस हिसाब से मेरे पास अगर H निकालना हुआ तो देखिए समेशन मैंने यहां पे दे रखा है, समेशन अब है तो दो आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे यूज होंगे गाइस। एक जैसे कि Q1 डॉट P1, ठीक है, फिर प्लस Q2 डॉट P2 माइनस L। ठीक है, याद रखिएगा जितने आपके कोऑर्डिनेट होंगे उसी हिसाब से आपके पास ये समेशन है उसका यूज होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ही देखिए यहाँ पे जो आपका जनरलाइज वेलोसिटी होगा उसी हिसाब से उसका मोमेंटम भी यहाँ पे होगा। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे मोमेंटम देख लिया, फिर दूसरा वाला कोऑर्डिनेट उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे उसका मोमेंटम देख लिया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन अगर आपके पास बस क्वेश्चन में एक ही कोऑर्डिनेट दिख रहा है तो आपको समेशन भी हटा देना है और ये वाला टर्म भी हटा देना, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, पहला जो टर्म है माइनस L आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सेम चीज आपका
ये H वाले में भी अप्लाई होगा और आपका L वाले में भी अप्लाई होगा। बस आपका जो पोर्शन बदल रहा है ये आपका L और H, बस यहाँ पे वाइस वर्सा बदल रहा है। ये वाला जो टर्म है वो तो हर जगह सेम है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ये L इज इक्वल टू वाला सॉल्व करना है तो आप देखिए, अगर आपको H पहले से पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें QI डॉट यूज करना पड़ेगा। तो QI डॉट के लिए क्या चाहिए गाइस, हमारे पास ये जो QJ डॉट वाला फॉर्मूला है, जैसे कि अगर मान लीजिए I वाला लेके चल रहा हूं तो QI डॉट इज इक्वल टू डेल H अपॉन में डेल PI। तो यहां से आप अपने QI डॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको आप सॉल्व करेंगे ना गाइस तो यहाँ पे PI के फॉर्म में भी रिलेशन आ जाएगा, PI को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन में दिखेगा आप QI डॉट को चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर PI भी वहां से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसी में आपको PI भी दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास H कैलकुलेट करना है और हमारे पास पहले से L दिया गया है गाइस, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें QI डॉट और PI निकालने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है गाइस। ठीक है, जैसे कि आपका जो जनरलाइज मोमेंटम या फिर जो कॉन्जुगेट मोमेंटम है उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। इसमें तो QI डॉट वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो आपका वेलोसिटी वाला, इसको तो बहुत बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपना मोमेंटम ही रिप्लेस करना पड़ता है जब भी हमें H निकालना होता है। तो ठीक है, जो PI वाला पोर्शन है आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे जैसे ही अपने लैग्रेंजियन को Q डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका P वहां से मिल जाएगा। तो P इज इक्वल टू आप यहाँ पे वैल्यू जो दिख रही है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो अपना रिलेशन होगा ना गाइस Q डॉट के फॉर्म में दिख रहा होगा, तो Q डॉट से रिप्लेसमेंट भी अगर करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और आपका जो क्वेश्चन होगा H की वैल्यू अपने P के फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि भाई अपना L दिया गया है तो आप ये वाले फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। वैसे ये जनरलाइज मोमेंटम वाला ही फॉर्मूला यूज होता है और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको पहले अपना H दिया गया है तो आप इन सभी फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन और जो लैग्रेंजियन की जो एप्लीकेशंस हैं इन्हीं का यूज होता है, और इन्हीं की मदद से हम अपना जो हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन या फिर लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन करना होगा तो हम कर पाते हैं। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ठीक है, उसके बाद अभी तक जो हमने अपना लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, हमारे पास जो पहला वाला लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन था गाइस, जो फर्स्ट फॉर्मूला अभी आप देख रहे थे, ये फॉर्मूला बोल सकते हैं ना गाइस कंजर्वेटिव नेचर के लिए है। ठीक है, मतलब कि जब आपके पास जो फोर्सेज अगर अवेलेबल है वहां पे, अगर वो एक तरह से बोल सकते हैं कि मान लीजिए वो बस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर वो एक जो फोर्स है कंजर्वेटिव नेचर अगर होल्ड कर रहा है, तो आपके पास इस तरीके का यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हो सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ना जो एक फोर्स का नेचर होता है वो आपका कंजर्वेटिव नहीं होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जब आपके पास अपना पोटेंशियल एनर्जी है अगर कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता है, आपका टाइम पे डिपेंड करता है, या फिर जो जनरलाइज वेलोसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, आपके पास वो जो नेचर होता है ना गाइस वो आपका नॉन कंजर्वेटिव नेचर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं, अगर आपका जो पोटेंशियल है अगर वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, मतलब कि जो आपका पोटेंशियल है आपका आर पे डिपेंड कर रहा है या फिर QJ पे डिपेंड कर रहा है, तब आपका जो मैंने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी स्टार्टिंग में बताया था वो वाला करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि d/dt डेल एल अपॉन में डेल QJ डॉट माइनस डेल एल अपॉन में डेल QJ इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि QJ है, मतलब इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, Q1 हो सकता है, Q2, Q3, Qn तक, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जैसा आपका क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, अगर मैं QJ डॉट की बात करता हूं तो QJ डॉट में भी कई सारे मल्टीपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगर यूज होते हैं तो उसी हिसाब से इनकी भी वैल्यूज हम रखेंगे, तो जैसा आपसे पूछा जाए उसी हिसाब से बात करेंगे और उतने ही हम यहाँ पे अपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बनाएंगे। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो जब आपको अपने कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करनी होगी, कंजर्वेटिव नेचर की बात करनी होगी, तो ये आपका d/dt डेल एल अपॉन में डेल QJ डॉट माइनस डेल एल अपॉन में डेल QJ इज इक्वल टू 0 याद रखना है दिमाग में एकदम। ठीक है, लेकिन जब हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करी जाए, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की बात करी जाए, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा बदल जाएगा, हमारे पास एक नए तरीके का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए व्हेन फोर्सेज एक्टिंग आर नॉट कंजर्वेटिव, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम नॉन कंजर्वेटिव नेचर की बात करते हैं, या फिर जो भी वहां पे सिस्टम में जो आपका वहां पे फोर्स लग रहा है उसका नेचर अगर कंजर्वेटिव नहीं हुआ, इट मीन्स वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हो रही है, उनका नेचर नॉन कंजर्वेटिव है, तब आपके पास क्या होता है गाइस,
डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन में डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन में डेल क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे। ठीक है, याद रखिए ये आपका क्यू जे है, ये डॉट नहीं है। ये कई जगह आप डॉट लगा भी देंगे ना तो गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, तो याद रखिए ये डेल एल अपॉन में डेल क्यू जे है, यहाँ पे डॉट नहीं है। ठीक है, डॉट आपका बस यहाँ पे होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू जे। इसमें भी जो आपके जे की वैल्यू है वो आपका 1 2 3 एन तक आप इसको लेके जा सकते हैं। इसमें याद रखिएगा जो हमारे पास ये एल दिख रहा है ना गाइस, ये जो आपका लैग्रेंजियन हम यूज कर रहे हैं वो आपका वही कंजर्वेटिव वाला ही है। ठीक है ना, वेयर एल कंटेन्स द पोटेंशियल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब कि जो आपका एल है जिसमें कि एल इज इक्वल टू टी माइनस वी होंगे, तो इस सिचुएशन में भी हम अपना जो एल यूज कर रहे हैं इसमें जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला ही टर्म वहां पे कंटेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास क्यूजे है ना गाइस, एक तरीके से जो फोर्स है ये भी एक फोर्स आप बोल सकते हैं, जनरलाइज फोर्स भी चाहे तो बोल सकते हैं। ये फोर्स तो है लेकिन ये आपके पोटेंशियल एनर्जी से अराइज नहीं होता है। ये नॉर्मली जब आप डेरिवेशन करते तो आपके पास मिल जाता है, लेकिन ये पोटेंशियल से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई वहां पे उसका कोई एक तरह से एक शुरुआत नहीं हुई है, कोई वहां पे अराइज नहीं हुआ है पोटेंशियल के कारण। ठीक है, तो ये एक फोर्स होता है, ऑब्वियस सी बात है, करना ही पड़ेगा तभी आपका काम ये हो पाएगा, तभी ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए जब भी हमारे पास फोर्सेस अगर जो एक्ट कर रहा है अगर कंजर्वेटिव नहीं हुए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन कंजर्वेटिव अगर हो जाते हैं तो आपका जो जनरल जो लैग्रेंज इक्वेशन मोशन यूज करते हैं वो वाला यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सारी चीजों को आप देख सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है इन पे आते रहते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन आता ही रहता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे डायरेक्टली फॉर्मूलाज पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए चीजें पूछ दी जाती है। ठीक है, याद रहेगा। तो बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, अभी आगे हम और भी वीडियोस को अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल या फिर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है गैस। ये जो क्वेश्चन होता है ना गैस, कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है, इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आते लेकिन स्टेटमेंट इसका कंफ्यूज कर सकता है अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो। ठीक है, क्या बोलता है गैस यहाँ पे, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर अ कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्रिंसिपल है किसके लिए बात करता है गैस, किस टाइप के सिस्टम के लिए बात करता है, तो कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम के लिए बात करता है। ठीक है, कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इट्स मोशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2, इसका जो मोशन होता है जो भी आपका कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम हम लेके चल रहे हैं, इसका जो मोशन होगा गाइस, एक इनिशियल टाइम है मतलब t1 और एक आपका फाइनल टाइम है t2, तो उसके बीच में हम वहां पे मोशन को थोड़ा सा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है गाइस, सच दैट द लाइन इंटीग्रल, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या है, s इज इक्वल टू आपका s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 तक l dt यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपका लाइन इंटीग्रल हम जो कर रहे हैं ना, ये क्या बोला जा सकता है, एक्शन या फिर एक्शन इंटीग्रल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो याद रखिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में जो लाइन इंटीग्रल हम यूज करते हैं आपके कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम का, उसका जो मोशन वहां पे होता है t1 से t2 तक के बीच में, वो आप यहाँ पे याद रखिए जो लाइन इंटीग्रल है एक्शन या फिर एक्शन इंटीग्रल बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एल है वही लैग्रेंजियन ही है, तो एल इज इक्वल टू टी माइनस बी आप यूज कर सकते हैं, और इसके पास हैज स्टेशनरी एक्सट्रीमम वैल्यू फॉर द करेक्ट पाथ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर आप करेक्ट पाथ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वहां पे एक स्टेशनरी वैल्यू वो होल्ड करता है या फिर एक्सट्रीमम वैल्यू को वो होल्ड करता है। ठीक है, व्हेन एस इज कॉल्ड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन। ठीक है, आपका जो एस है हमारा जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन है वो आप बोल सकते हैं। तो जो आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं उसके लिए हमें एक फंक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है साइक्लिक या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट या फिर जो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है एक ही नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि दोनों नामों से ये बोला जा सकता है। तो कहीं पे अगर साइक्लिक आ जाए कहीं पे इग्नोरेबल तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, एक ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि वी हैव सोन दैट लैग्रेंजियन एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यूजे डॉट एंड टी। हमने पहले से देखा है गैस कि हमारे पास जो लैग्रेंजियन होता है वो किन किन चीजों का फंक्शन होता है, क्यूजे डॉट एंड टी, ये हम पहले से मान लीजिए जानते हैं। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए फिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम डज नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट क्यू के, तो मान लीजिए मैं बोल सकता हूं ना गाइस कि ये जो आपका लैग्रेंजियन है कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्यू के है,
उसको वो कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब इससे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे, जैसे कि अगर क्यू के इससे रिलेटेड कोई उसका रिलेशन नहीं है, कोई वहां पे उसका संबंध नहीं है वहां पे, ठीक है ना, उसके लिए कोई वहां पे फॉर्मूला नहीं है, उसमें कोई उसका फंक्शन नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर उसका कोई रिलेशन वहां पे नहीं है, उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डेल एल अपॉन में डेल क्यू के इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो क्यू के आपका एक अलग तरीके का वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा और आपका एल उसके लिए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा गाइस। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी फंक्शन है जो कि उस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता है, तो वो एक कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा और उसका जब भी आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि हमारे पास जो लैग्रेंजियन है क्यूजे डॉट और टी, इसका तो फंक्शन है लेकिन क्यू के का नहीं है, मतलब कोई भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट हो सकता है जिसपे कि वो मान लीजिए डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर आप उसका चेंज करने जाएंगे, उसकी रिस्पेक्ट में चेंज दिखाने जाएंगे या फिर उसका एक तरह से डिफरेंशिएशन करने जाते हैं उसी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो आपको वैल्यू वहां पे 0 मिलती है। तो जब आपका इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलता है, तो इसी टाइप के कोऑर्डिनेट्स को हम साइक्लिक या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक बढ़िया कोऑर्डिनेट है, बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं गाइस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल हम इतना ही करेंगे। 11 हमने फॉर्मूलाज बताए आपको, लेकिन 11 से ज्यादा ही हमने बता दिया आपको। ठीक है ना, इसको काफी बढ़िया से हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग सब कुछ बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है जिससे हमने आपको सारे फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं, ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आप जाइएगा, वहां पे एक फ्री मटेरियल का सेक्शन है। ठीक है ना, वहां पे यूट्यूब से रिलेटेड जो भी आपके सेशन होते हैं हम वहां पे डालना शुरू कर चुके हैं। ठीक है ना, आप वहां पे जाके देखेंगे, एक थ्योरी वीडियो लेक्चर का नोट्स वहां पे दिखेगा। ठीक है ना, आपका जो यूट्यूब पे जो भी वीडियोस हो रही हैं उसका हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, उसी में हम इस जो फॉर्मूला की सीट है इसको हम अपलोड कर देंगे, इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से आप अपने हिसाब से भी नोट्स बना लीजिएगा। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं वो आपको यहाँ पे काम आएंगी गाइस। ठीक है, तो बढ़िया से आप इसको देख लीजिएगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको अगली क्लास में भी बहुत सारे इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं हम बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आपका ये खत्म हुआ नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है गाइस। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर अपने पूरे सिलेबस से रिलेटेड फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट रखते हैं, उनको ज़रूरत है अपने फॉर्मूलाज रिवीजन की, जिससे कि आप लास्ट टाइम में भी ना, मतलब जो आपका फॉर्मूला है एकदम बढ़िया से रिवाइज करके जा सके और अपना एग्जाम बढ़िया से दे सके। ठीक है ना, क्योंकि जो हम फॉर्मूला रिवीजन ये स्टार्ट किए हैं गाइस, जैसे ही आपका एग्जाम आएगा आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसीलिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे आपकी क्लासेस में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा होगा हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपको कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। आपका CSNR फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स, आपका सेट फिजिक्स हो गया। ठीक है ना, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड सारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है गाइस। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, हमारे एप्लीकेशन पे जाके अपने कोर्सेज को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।